नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने देश दुनिया के ताजा समाचार लेकर के हाजिर हैं। एक एक करके चलेंगे, बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर जानेंगे ममता बनर्जी ने शपथ लेते ही कर दिया है बड़ा ऐलान। तो वहीं आप लोगों को बताएंगे किसान आंदोलन से किसान मोर्चा का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। क्या कुछ कहना है किसान मोर्चा का, आगे जानेंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने के बाद यहां पर कई बीजेपी के सांसद और विधायक बागी हो चुके हैं। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं और किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सीएम पद की शपथ लेते ही बोली है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हिंसक घटनाओं को नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी है ममता बनर्जी। तो वहीं आज ममता बनर्जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलवाई है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले कहा है कि उनकी प्राथमिकताओं में कोरोना के खिलाफ जंग है। इसके साथ ही सीएम ने आगे कहा है कि बंगाल में अब हिंसा की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बंगाल को हिंसा पसंद नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को खुद देखूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि राज्य में शांति पूरी तरीके से कायम हो। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा है कि मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी करती हूं। अगर किसी भी दल के व्यक्ति ने हिंसा की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं शांति के पक्ष में हूं और रहूंगी, ये यहां पर दो टूक कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी का सुपड़ा हुआ साफ, पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का बजा है डंका। सपा समर्थित उम्मीदवारों ने बीजेपी को पीछे छोड़ा। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आप लोगों को बताते चलें, जिला पंचायत सदस्य के सभी 3050 पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों के लिए हो रहे 3050 पदों पर चुनाव सभी राजनीतिक दलों ने अपने अधिकृत उम्मीदवार उतारे थे और यही पंचायत चुनाव में पार्टियों की जीत हार का पैमाना भी साबित हुआ है। किसी दल को इस चुनाव में बहुमत नहीं मिला है, लेकिन अभी तक जुटाए आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अकेले 747 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को यूपी में 690 सीटें मिली है। तो वहीं बीएसपी को 381 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस 76 सीटें जीतने में कामयाब रही है। तो वहीं निर्दलीयों एवं अन्य को यहां पर 1156 सीटें मिली हैं उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो योगी सरकार का सुपड़ा विपक्ष ने मिलकर के साफ कर दिया है पूरी तरीके से, आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना से यूपी बेहाल, सरकार की आलोचना के लिए विपक्ष के नेताओं को उकसा रहे हैं बीजेपी के सांसद और कई विधायक। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और कई नेता बागी हो सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस से हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। दूसरी लहर में जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। राज्य में हर दिन मौतों का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी के कारण ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बहुत कम है। इस बीच खबर है कि यूपी में अब भाजपा के कई सांसद और विधायक ही गुपचुप तरीके से विपक्ष के नेताओं को खराब सरकारी व्यवस्था की आलोचना करने के लिए यहां पर उकसा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब तक कई नेता लोगों की मांगे पूरी ना कर पाने की वजह से निशाने पर आ चुके हैं। ऐसे में सरकारी व्यवस्था से नाराज सांसद और विधायक निजी तौर पर विपक्षी नेताओं को सलाह दे रहे हैं कि वे महामारी में इस कुप्रबंधन की आलोचना करें खुल करके। कई सांसदों ने तो चुपचाप बसपा सांसद दानिश अली की उस चिट्ठी की भी तारीफ की है जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से 2020-21 और 21-22 की सांसद निधि बहाल करने की मांग की थी। तो वहीं रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे भी खबरें लगातार सामने निकल के आ रही हैं कि जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आता जाएगा, कई बीजेपी के सांसद और यहां पर कई विधायक पाला बदल सकते हैं और भाजपा को तगड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि जनता काफी आक्रोशित नजर आ रही है बीजेपी को लेकर के, जो कि आपने अभी चुनाव नतीजे भी देख लिए बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए उसमें भी। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं।
यूपी से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश में सोमवार तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। पहले गुरुवार तक के लिए ही था आदेश। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब सोमवार यानी कि 10 मई सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में पाबंदियां लागू रहेंगी पहले की तरीके से। पहले गुरुवार सुबह 7 बजे तक ही पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन अब इसे सोमवार सुबह तक लागू करने का फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान मिली छूट सशर्त यहां पर लगातार जारी रहेगी। देख सकते हैं कि योगी सरकार ने लॉकडाउन यहां पर बढ़ा दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन संकट पर किसान मोर्चा का बड़ा बयान। किसानों की तरफ से खुले हैं सारे रास्ते। दिल्ली पुलिस ने कर रखी है बैरिकेडिंग। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के धरने को 5 महीने से भी ज्यादा का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में लगातार प्रदर्शन के चलते सड़कें भी बंद हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन के टैंकर दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से रास्ता खोल दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने बैरिकेड नहीं हटाए हैं ताकि किसानों को बदनाम किया जा सके। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार आंदोलन को 5 महीने से अधिक समय हो गए हैं, तो वहीं किसानों के साथ लोकल लोगों की लगातार हमदर्दी और समर्थन भी रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के धरने को स्थानीय लोगों के भेष में आकर के उठवाना चाहा, पर वे असफल रहे। किसान संगठन के नेताओं के मुताबिक दिल्ली में ऑक्सीजन और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए ट्रक और अन्य वाहन आ जा रहे हैं। किसानों ने शुरू से ही एक तरफ का रास्ता खोला हुआ है, लेकिन पुलिस ने दूसरी तरफ बैरिकेडिंग की है। ये यहाँ पर कहना है किसान मोर्चा का। और देख सकते हैं कि किसानों के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। ये यहाँ पर कहना है किसान मोर्चा का। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट, कोरोना से लड़ाई की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को सौंपे पीएम मोदी। आप लोगों को बताते चले, भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, जो हर और तबाही मचा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से हर दिन लोगों की जान जाने की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। इस बीच लगातार कोई सख्त कदम उठाने की अपील भी की जा रही है मोदी सरकार से। राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आप लोगों को बताते चले, स्वामी ने ट्वीट कर मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए। तो वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा है कि अगर हम जरूरी कदम ना उठाएं तो हमें एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में, जो बच्चों को अपने निशाने पर लेगी। पीएम मोदी को ऐसे में इस लड़ाई की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को देनी चाहिए। पीएमओ पर निर्भर रहना पूरी तरीके से बेकार है, ये यहाँ पर कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। लगातार अपनी ही सरकार को घेरते रहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी और कई सवाल उठाते रहते हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार को बताया है जिम्मेदार, बोले समय रहते एक्शन लेते तो ना होते देश में ऐसे हालात। आप लोगों को बताते चले, भारत में बेकाबू हो चुके कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए कई देशों ने काफी चिंता जाहिर की है। तो वहीं कई देश भारत में आई इस त्रासदी के दौरान मदद के लिए भी आगे आए हैं। कई विपक्षी पार्टियों के द्वारा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बनी इस भयावह स्थिति के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना संक्रमण के हालात बिगड़ते देख भी सरकार अपने चुनावी प्रचार में जुटी रही, स्थिति को नजरअंदाज किया गया। अब इसी संदर्भ में आरबीआई के पूर्व गवर्नर और मोदी सरकार के कड़े आलोचक रहे रघुराम राजन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। रघुराम राजन ने भारत में कोरोना संक्रमण की वजह से बिगड़ रहे हालात के लिए लीडरशिप और दूरदर्शिता को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि बीते साल जब भारत में कोरोना संक्रमण के पहले लहर आई थी, तो उसके बाद पैदा हुई आत्ममुग्धता का भी देश को खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो वहीं पूर्व आरबीआई गवर्नर का यह भी कहना है कि कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल पाने के लिए मोदी सरकार पर सख्त लॉकडाउन लगाने का भी दबाव है, लेकिन सरकार अब तक लॉकडाउन लगाने से साफ तौर पर इनकार कर रही है। रघुराम राजन ने आगे कहा है कि भारत की सरकार को लगा कि बीते साल कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद सब ठीक हो गया है, इसके चलते सरकार ने देश से लॉकडाउन हटा दिया। सरकार की यही गलती आज देश को भारी पड़ रही है, ये यहाँ पर कहना है पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का। और सीधे तौर पर कोरोना से बिगड़ते हालात के लिए मोदी सरकार को ठहराया है जिम्मेदार। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी 75% सीटें हारी। काशी, अयोध्या, मथुरा में हुई है दुर्गति। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना के चरम पर हुए पंचायत चुनाव में यूपी में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति देखने को मिली है। किसान आंदोलन की आंच में पार्टी पश्चिमी यूपी में भी बुरी तरह से झुलसी है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी में मिली करारी हार है, जहां उसे समाजवादी पार्टी ने काफी पीछे छोड़ दिया है और सुपड़ा साफ कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों में अयोध्या के राम मंदिर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को बड़ा मुद्दा बनाने का ख्वाब सजो रही बीजेपी को इन दोनों ही जिलों में मुंह की खानी पड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर पहुंचने की दशा में पंचायत चुनाव के आखिरी 2 चरणों के जिलों में बीजेपी को सबसे ज्यादा जनता का गुस्सा झेलना पड़ा है। आप लोगों को बताते चले, परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले राजधानी लखनऊ में भी इसकी करारी हार यहां पर देखने को मिली है। देख सकते हैं कि पंचायत चुनाव में बीजेपी 75% सीटें हार चुकी है। काशी, अयोध्या और मथुरा में हुआ है बुरा हाल। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन संकट, मरीज की मौत हुई तो भड़का है इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहा यह नरसंहार से कम नहीं है। आप लोगों को बताते चले, एक सख्त टिप्पणी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड-19 मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार देते हुए कहा है कि यह उन अधिकारियों के द्वारा नरसंहार से कम नहीं है जिन्हें इसकी सतत आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अदालत ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों पर दी है जिनके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के कारण लखनऊ और मेरठ जिले में कोविड-19 मरीजों की जान चली गई। अदालत ने लखनऊ और मेरठ के जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इनकी 48 घंटों के भीतर तथ्यात्मक जांच करें और रिपोर्ट सौंपें। तो वहीं हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि किसी कोरोना मरीज की ऑक्सीजन ना मिलने पर मौत एक आपराधिक कृत्य है। ये यहाँ पर सख्त टिप्पणी की है और योगी सरकार को फटकार भी लगाई है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण असंवैधानिक करार। आप लोगों को बताते चले, मराठा आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया है। अदालत के फैसले के अनुसार अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVDB के माध्यम से। सभी खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों की ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।